बाबा तो इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे जल्दी जाकर उस कमरे से वो सारा धन चुरा लेना चाहिए, वरना ये गोपाल वहाँ पहले चला गया तो मुझे उस धन के 2 हिस्से करने होंगे। एक तरफ मदन अपनी चालाकियों से उस धन को पाने की जुगत में लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर गोपाल, जो मदन का छोटा भाई था, उसे अपने बाबा के जाने का बड़ा गम था। बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? मदन चुपके से बाबा के बताए कमरे में जाता है और बाबा ने जो पूंजी बताई थी उसे चुराकर अपने पास रख लेता है और गोपाल को 1 रुपया भी नहीं देता। कुछ समय बाद गोपाल को बाबा के बताए शब्द याद आते हैं। बाबा ने तो मरने से पहले कुछ धन के बारे में बताया था। मदन भैया के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ वो धन जो बाबा ने बताया था वो हमें निकाल कर उपयोग कर लेना चाहिए। आखिर वो बाबा का आशीर्वाद है। गोपाल अपने बड़े भाई के पास जाता है। भैया, आपको याद है ना, बाबा ने मरते समय हमसे क्या कहा था? क्या कहा था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। भैया, बाबा कुछ जिंदगी भर की कमाई के बारे में बता रहे थे। अच्छा वो, अरे मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिला दिया। चल मिलकर वो धन निकाल कर आपस में बंटवारा कर लेते हैं। अरे ये क्या, सारा धन तो किसी ने चुरा लिया है। पर भैया, इस धन के बारे में तो हम दोनों के अलावा किसी को भी नहीं पता था। बाबा ने तो इस धन के बारे में केवल हम दोनों को ही बताया था। तो तेरे कहने का क्या मतलब है? वो सारा धन मैंने चुरा लिया? नहीं भैया, मैंने ऐसा कब कहा? लगता है जब बाबा उस धन के बारे में बता रहे थे तब किसी चोर ने सुन लिया होगा और सारा धन उसी ने चुरा लिया होगा। अब तू जा कोई काम ढूंढ, ऐसे गुजारा नहीं चलने वाला। बाबा ने हमारे लिए जो पूंजी छोड़ रखी थी वो अब गई, हमें उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है भैया, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, फिर तू अपने रास्ते जा और मैं अपने रास्ते। एक काम कर, तू छोटा है इसलिए तू इस घर में रह, मैं अपने लिए पास में कोई और घर देख लेता हूँ। मदन के पास अब अच्छी खासी दौलत थी, उससे कोई भी लड़की हंसी खुशी शादी कर सकती थी। यही सोच मदन जल्द ही एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी कर लेता है और गोपाल से दूर रहकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। भैया ने तो शादी कर ली और अब खुशी खुशी रह रहे हैं। मुझे भी अब खूब मेहनत करनी होगी, वरना कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। गोपाल जंगलों में जाकर लकड़ी काटता है, फिर शाम होते ही उसे बाजार में जाकर बेच आता है। उसमें उसे थोड़ी बहुत ही कमाई हो पाती थी। ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। सारा दिन धूप में जंगलों में मरो, फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। ऊपर से यह गरीबी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। एक काम करता हूँ, भैया के पास जाकर कुछ मदद मांगता हूँ। गोपाल अपने बड़े भाई मदन के पास जाता है। भैया, कैसे हैं आप? अरे तू यहाँ, क्या हुआ? तेरा काम तो सही चल रहा है ना? नहीं भैया, मैं तो वहीं के वहीं पड़ा हूँ। मुझे भी बताइए ना वो राज, जिससे आपके पास इतना धन आ गया। आप तो जल्दी ही काफी आगे बढ़ गए और एक मैं हूँ कि वहीं पड़ा हुआ हूँ। भैया, मुझे तो फिक्र होने लगी है। कैसी फिक्र? भैया, मेरी गरीबी को देखकर कौन लड़की मुझसे शादी करेगी? बस मुझे सबसे ज्यादा यही चिंता है। एक काम करता हूँ, इसकी जैसी तैसी लड़की से शादी करवा देता हूँ, फिर ये बार बार मुझे परेशान करने नहीं आएगा। क्या हुआ भैया? गोपाल, मुझे भी तेरी बहुत फिक्र है भाई। एक बार तेरा घर बस जाए फिर मैं भी निफिक्र हो जाऊंगा। कुछ दिनों में ही मदन अपने भाई गोपाल की शादी एक बहुत ही गरीब लड़की से करा देता है। गोपाल उस गरीबी में अपनी पत्नी के साथ जिंदगी गुजारने लगता है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। एक आध रोटी है तो दे दो, रास्ते में बड़ी भूख लगती है। घर में सारा राशन खत्म हो गया है जी, कहाँ से दूँ आपको रोटी? चलो कोई बात नहीं, आज पानी पीकर ही काम चला लूंगा। कोशिश करता हूँ आज कुछ लकड़ियाँ मिल जाए ताकि मैं भूखा न रह सकूं। गोपाल घड़े में से पानी निकालता है और पीकर जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने निकल जाता है।
जब वो लकड़ियाँ काट रहा होता है तभी उसे बहुत सारे घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, इतने सारे घोड़े, और ये लोग कौन हैं? गोपाल डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया और पत्तियों में छुपे छुपे उन सभी को देखने लगा। इतने सारे लोग, वो भी झुंड में, ये हैं कौन? और ये सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है ये सभी लोग चोर हैं। गोपाल पेड़ पर छुपे छुपे सारा नजारा देख रहा होता है। अरे जल्दी करो, घोड़े से सारा सामान उतारो। बाप रे, इतना सारा रुपया पैसा! सारे चोर जल्दी जल्दी घोड़े पर से सामान उतारने लगते हैं। चोरों का सरदार भी एक गुफा के पास जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर गुफा के दरवाजे पर अड़ा रहता है।